नमस्कार दोस्तों, विधि ई लर्निंग ऐप की लाइव क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की, डाइट की, बीएसए, पीएनपी और मनोविज्ञान शाला प्रयागराज की। तो कल हमारा जो चैप्टर था SCERT, उससे अगले क्रम में आज हम चल रहे हैं। कल वाले चैप्टर से किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ऐप में जाके भी हमको कमेंट कर सकते हैं या लाइव वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वे संस्थाएं हैं जो कि शैक्षिक प्रशासन में सहयोग देती हैं हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को। यानी इस व्यवस्था के आधार पर, इस बनी हुई व्यवस्था के आधार पर शैक्षिक जो उन्नति है उसको आगे ले जाया जाता है। तो शिक्षा और शिक्षा में योगदान देने वाली जितनी भर इकाइयां हैं, इन सब का जो कार्य होता है और इन सब की जो जिम्मेदारियां होती हैं या इन सब के जो दायित्व होते हैं, ये दायित्व बनते हैं इस बात के कि किस प्रकार से शैक्षिक उन्नति को और ज़्यादा उन्नत बनाया जा सके। तो आज हम अपनी अगली कड़ी पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मनोविज्ञान शाला की। मनोविज्ञान शाला की बात अगर हम करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम इग्नू की। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें एक संस्था हमारी आती है इग्नू। ये एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा के द्वारा। तो अगर हम देखो बात करते हैं इसके डिटेल की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। तो देखो, 3 तरह की शिक्षा होती है। एक तो होती है औपचारिक शिक्षा। देखो, 3 तरह की शिक्षा होती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में आपका क्या होता है कि जहां पर शिक्षक और छात्र भौतिक रूप से आमने सामने होते हैं, जहां समय निश्चित होता है, जहां अवधि निश्चित होती है, जहां उपाधि निश्चित होती है, जहां स्थान निश्चित होता है, जहां पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शिक्षक निश्चित होते हैं, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जो हमें परिस्थितियों के माध्यम से दी जाती है, उस शिक्षा को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे कि वातावरण के माध्यम से, अपने छोटे या अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और अगर हम बात करें तीसरी प्रकार की शिक्षा जो होती है, उसे हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, ये जो निरौपचारिक शिक्षा होती है, इसका कार्य होता है कि ये एक तरीके से दूरस्थ शिक्षा होती है, जहां पर शिक्षक और छात्र भौतिक रूप से आमने सामने नहीं होते, लेकिन बाकी परिस्थितियां लगभग समान होती हैं औपचारिक की तरह ही। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह निरौपचारिक शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा या रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो, उस शिक्षा व्यवस्था को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। तो ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इस मुक्त विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, इस शिक्षा को हम कह सकते हैं क्या? निरौपचारिक शिक्षा। और ये निरौपचारिक शिक्षा में ये जो वर्ड आ रहा है मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थ होता है कि जहां छात्र रेगुलर क्लास करके शिक्षा ग्रहण नहीं करते, ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम हैं, दूरस्थ शिक्षा के संस्थान हैं। क्लियर? तो बात करते हैं कब से स्थापना हुई। भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और भारत और अन्य 33 देशों में लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं। अभी मैंने आपको यही बताया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा मुक्त विश्वविद्यालयों में अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो है आपका इग्नू। इग्नू ने एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया है। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त एवं दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है तथा दूरवर्ती शिक्षा में दुनिया का कैसा है? अग्रणी नायक है।
तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य क्या है, दूरस्थ शिक्षा। कब से स्थापित हुआ, सन 1985 से, और ये पूरे विश्व में लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू। अगर हम इसके और डिटेल में बात करें तो इसके उद्देश्य हैं प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा को पहुंचाना, और कोई भी विद्यार्थी किसी भी कारण से अगर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है, किसी भी कारण से अगर वो परिस्थिति या काल के द्वारा शिक्षा से दूर है, तो उसके घर तक शिक्षा को पहुंचाना, जिससे कि वह घर बैठे ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरी बात, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति किसी भी आयु में सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि अब हम 50 वर्ष के हो गए हैं, हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हम विद्यालय में जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो वहां पर क्या कर सकते हैं कि आप इग्नू के माध्यम से किसी भी एज में कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हो। लेकिन इसमें जो व्यवस्था होती है वो 12th के बाद की डिग्रियां होती हैं विश्वविद्यालय में। अगली बात, दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु यह व्यवस्था बहुत ही उपयोगी है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा छात्रों को अधिक लाभ प्राप्त कराना, जिससे छात्रों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। अब देखो इस बात को समझिए, यह कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा द्वारा, जैसे कि मैं टीचर हूं और मुझे टीचिंग से जुड़ा हुआ कोई भी डिप्लोमा या कोर्स करना है और मैं रेगुलर नहीं कर सकता, या तो मेरी संस्था की जिम्मेदारी है उस वजह से नहीं कर सकता, या मेरे ऊपर कानूनन जो जिम्मेदारियां हैं उस प्रकार से नहीं कर सकता, तो इग्नू क्या करती है कि जो व्यक्ति व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारण से रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, उनको यह ऐसे ही कोर्स प्रदान कर सकती है। ठीक है, अगली बात, अब बात करते हैं कि इसकी मनोविज्ञान शाला प्रयागराज की। तो इसके बारे में कई बार प्रश्न आता है, यूपी टेट का ये सिलेबस का एक टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करें अगर हम, तो देखो मनोविज्ञान शाला प्रयागराज जो है ये 1947 में इसकी स्थापना की गई, और स्थापना की गई थी जब उसका नाम था इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। और इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। तो देखो ध्यान से सुनिए, क्या होता है कि जो किशोरवय बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। जो शिक्षक होते हैं उनको भी निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से बालकों को डील किया जाए, इसके लिए भी निर्देशन और परामर्श चाहिए। तो शैक्षिक जरूरतों को देखते हुए, शिक्षा जगत में बाल मनोविज्ञान के प्रयोग को देखते हुए, बाल मनोविज्ञान के उपयोग को देखते हुए क्या किया गया कि एक श्रीमान थे जिनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव, उनकी द्वारा एक समिति की अध्यक्षता की गई और उन्होंने संस्तुति की कि आपको स्कूल लेवल पर एक ऐसे संस्था की शुरुआत करनी चाहिए जो बालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता प्रदान करे, जो बालकों को आने वाली समस्याओं को सुलझाने में मनोवैज्ञानिक रूप से मदद करे। तो इस संस्तुति के आधार पर सन 1947 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में क्या है, यह SCERT उत्तर प्रदेश की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, SCERT जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अगली बात, अब अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षकों को मनोविज्ञान से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण देकर बालकों को समझने की क्षमता विकसित करना। जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बालकों की बुद्धि का विकास कब तक होता है, बालकों के व्यक्तित्व के विकास के कितने कितने तरीके होते हैं, बाल विकास के कितने सिद्धांत होते हैं, इन सब के बारे में शिक्षकों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, जिससे कि वे बालकों की क्षमता को और अच्छे से समझें और उनको विकसित कर सकें। दूसरी बात, विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को शैक्षिक, व्यक्तिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श देना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, निर्देशन और परामर्श। निर्देशन यानी जब हम किसी भी व्यक्ति को सामूहिक रूप से कोई सलाह दें, या जब किसी भी व्यक्ति को हम जनरली कोई सामान्य सलाह दें तो उसे कहते हैं निर्देशन। अगर हम उसकी परिस्थितियों को जानने के पश्चात
अगर हम उसकी परिस्थितियों को समझने के पश्चात उसको कोई भी सलाह दें, जब सलाह 1:1 में दी जाए, यानी जब आमने सामने दाता और ग्राही दोनों बैठे हों, तो उसे कहते हैं परामर्श। यानी जब व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह दी जाए तो हम उसे कहते हैं परामर्श, और जब सामूहिक रूप से कोई सलाह दी जाए तो उसे कहते हैं निर्देशन। तो किशोरवय बालकों को विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से जिसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश पर। ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए, शिक्षक प्रशिक्षक यानी जो भी बीएड और बीटीसी कॉलेज में ट्रेनर होते हैं या टीचर होते हैं, उनके लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन, यानी आप जो शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं उन शिक्षकों को और बेहतर कैसे बना सकते हो, इसके लिए भी ये प्रशिक्षण का आयोजन करती है। अगली बात, अगर इसके कार्यों की बात करें तो मनोविज्ञान शाला निकट क्षेत्रों में निर्देशन सेवाएं प्रदान करती है, जैसे शैक्षिक, व्यक्तिक, व्यावसायिक निर्देशन आदि। अगली बात, यह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण करती है, साथ ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो देखो इसको समझिए, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए, जैसे कि कोई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज है, या आपके यहाँ कोई पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपके यहाँ कोई भी आईक्यू टेस्ट है, इस प्रकार के टेस्ट के लिए ये क्या करती है? पेपर तैयार करती है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए भी ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, और जो भी उसमें पेपर सेट होता है, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें इसका पूरा हस्तक्षेप रहता है। अगली बात अगर हम करें तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारियों के चयन में आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक सलाह देकर भी यह सहायता करती है। मैं जब आपको प्रबंधन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रबंधन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कर्मचारियों के सही मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो मनोविज्ञान शाला क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को समय समय पर व्यावसायिक और व्यक्तिक और निर्देशन प्रदान करती है, जिससे कि उनकी जो कार्य क्षमता है वे बढ़े और वे किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में ना रहें। एक ये भी जिम्मेदारी इस पर आती है। अगली बात में अगर देखें तो मनोविज्ञान शाला नियमित रूप से एवं समय समय पर आवश्यकता अनुसार पत्र, पत्रिकाओं, शोध पत्र आदि प्रकाशित करती है। जैसे एक वर्ड आता है नवाचार, तो क्या होता है कि समय समय पर जो मनोविज्ञान शाला होती है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाती है और अपनी जो भी बातें होती हैं, जो भी इसके नवाचार हैं, उनको प्रकाशित करती है। तो ये कार्य किसके थे? मनोविज्ञान शाला के। अब बात करेंगे हम पीएनपी। ठीक है, पीएनपी प्रयागराज, जो कि आपका पेपर कराती है, परीक्षा कराने की जिनकी जिम्मेदारी है वे है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि प्रयागराज में स्थित है। आपने देखा होगा कि न्यूज में खबर आती है, पीएनपी के सामने दिया बच्चों ने धरना, पीएनपी के अधिकारियों का घेराव किया, या बच्चे पीएनपी पर जाकर मिले। तो ये पीएनपी का जो कार्य है वे होता है परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराना, परीक्षाओं की जो भी गोपनीयता है उसको बनाए रखना। जैसे अभी यूपी टेट हुआ था तो पीएनपी के जो सचिव थे उन पर कार्रवाई हुई थी। तो पीएनपी का जो कार्य है वो पूरे प्रदेश में परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन परीक्षाएं भी स्कूल लेवल की या टेट लेवल की। क्लियर? तो देखते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी SCERT उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय नेतृत्व में कार्य करने वाला स्वायत्त प्राधिकरण है। ठीक है, अब सुनो, तुमको जो डिग्री मिलती है बीटीसी की, उसमें जो एफिलिएशन होता है वो होता है SCERT से, लेकिन आपकी परीक्षाएं जो होती हैं उनको कौन कराता है? पीएनपी। तो अंतर समझ में आया कि ये पीएनपी जो है वे किसके नेतृत्व में कार्य करती है? SCERT के। यानी हम SCERT से संबंधित हैं, लेकिन हमारी परीक्षाएं आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन की है? पीएनपी की है। क्लियर? वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना के उपरांत चयनित प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षा के समस्त कार्यों के लिए इस विभाग को अधिकृत किया गया। इस वर्ड को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि प्रशिक्षु अध्यापकों की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है, ऑप्शन में आ जाए NCTE,
SCERT, NCERT या PNP, तो आप टिक किसको करोगे? PNP के करोगे। ठीक है। वर्तमान समय में यह विभाग प्रयागराज में स्थित है। सन 2006 से इस विभाग को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाने लगा है। ठीक है। अगली बात करते हैं, BTC प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही, इसका BTC या वर्तमान में इसको कह सकते हैं हम क्या? DLED। ठीक है। BTC प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही इसका प्रमुख कार्य है। जो भी उसके प्रैक्टिकल होते हैं, जो भी परीक्षाएं होती हैं, यही आयोजित करती है। दूसरी बात, DLED प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु NCTE से मान्यता प्राप्त निजी BTC संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना। यानी जो भी NCTE के मानकों को पूरा करेगा उसको मान्यता कौन देता है? PNP देता है, जिससे कि वे BTC को आयोजित कर सकें, उसमें अपना प्रशिक्षण चला सकें। शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आयोजन होता है SCERT के दिशा निर्देशों के अनुसार PNP ही करती है। दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों की परीक्षा का आयोजन, यानी जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, गुड मॉर्निंग रचना, जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उनकी परीक्षाओं की व्यवस्था भी कौन करता है? PNP करती है। ठीक है। हाँ, अगली बात, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षकों के BTC की प्रशिक्षण के पश्चात परीक्षा का आयोजन कौन करती है? PNP करती है। तो दो बात यहां से आपको समझ लेनी चाहिए कि PNP केवल BTC जो प्रशिक्षु हैं उन्हीं की परीक्षा का आयोजन नहीं करती। जो भी मृतक आश्रित हैं, यानी जिनके पिताजी किसी शिक्षक थे और उनके बदले उनके बेटे बेटी को नौकरी मिली है, तो उनका जो प्रशिक्षण हो चुका है उसके पश्चात जो परीक्षाएं होनी है उसकी व्यवस्था और शिक्षा मित्रों के परीक्षा की भी व्यवस्था कौन करता है? PNP करता है। विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन भी जिम्मेदारी किसकी है? PNP की है। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहिएगा। ठीक है। कोई बात ऐसी जो छूट रही हो तो बताते रहिएगा। कोई भी शिकायत हो, कोई भी सुझाव हो या कोई भी कमी हो तो बेहिचक बता दीजिए। यहाँ पर चीज़ें हम अब ऐसे मानो जब ऐप पर हम पढ़ते हैं तो चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती। क्लियर ना? तो बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। अब बात करते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं। तो देखो, सबसे और महत्वपूर्ण परीक्षा जो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, 1-2 दिन में आ जाएगा, वो होती है टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरी आता है आपका DLED प्रशिक्षण। पहले इसका नाम जो था वो था BTC, अभी इसका नाम हो गया DLED। तो DLED प्रशिक्षण परीक्षा जो होती है ये PNP ही कराती है। विशिष्ट BTC प्रशिक्षण परीक्षा जो पहले होती थी अभी फिलहाल बंद है, वो भी इसी की जिम्मेदारी थी। शिक्षा मित्रों की पत्राचार प्रशिक्षण परीक्षा और डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी परीक्षा भी यही कराती है। यानी यहाँ से जो आप डिप्लोमा और करते हो साइकोलॉजी में, गाइडेंस साइकोलॉजी में, यानी निर्देशन मनोविज्ञान में, वो भी इसी की जिम्मेदारी है। क्लियर? अब बात करते हैं जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों में डाइट की। डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ में कहाँ पर है? मडराग पर। ठीक है। प्रत्येक जिले में SCERT की सहायता के लिए डाइट की स्थापना की गई और इन डाइट की स्थापना का जो उद्देश्य था वे उद्देश्य था कि हम लोग जो SCERT के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकें, SCERT के कार्यों को सही तरीके से लागू कर सकें और उनका सुपरविजन कर सकें। ठीक है। डाइट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षण हेतु दीक्षा विद्यालय होते थे। सुनो, क्या होता था कि अभी क्या होता है कि जो भी प्राथमिक शिक्षक होते हैं, प्रारंभिक शिक्षक, उनके जो प्रशिक्षण होता है उसकी जिम्मेदारी डाइट पर है। जो अब तो कई बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। पहले क्या होता था कि जो टॉपर स्टूडेंट होते थे उनको डाइट पर एडमिशन मिलता था और वो डाइट से प्रशिक्षण लेते थे।
लेकिन डाइट बनने से पूर्व प्रशिक्षण कहां पर मिलता था? तो प्रत्येक जिले पर क्या होते थे? दीक्षा विद्यालय होते थे, दीक्षा विद्यालय, जहां पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन 1987 से सभी जिलों में एक एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गई, और जिसका प्रमुख कार्य रहा कि जो भी प्रशिक्षु अध्यापक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो एक बात यहां से समझ में आएगी, डाइट से पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण कौन देता था? तो आप कहोगे दीक्षा विद्यालय देते थे। सन 1987 से शुरुआत हुई किसकी? डाइट की, और जिसका प्रमुख कार्य था तब अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी एकेडमिक संरचना जो होती है, यानी जिसका कार्य पढ़ाना होता है, जहां जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है। एक प्राचार्य होता है, एक उप प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता 6 होते हैं, और उसके असिस्टेंट या सहायक प्रवक्ता जो होते हैं वे 17 होते हैं। ये जो व्यवस्था होती है ये एकेडमिक होती है, और जहां पर डीएलएड के प्रशिक्षण चलते हैं। एक बार में 2 सत्र चलते हैं एक बार में, तो उसके लिए इतने अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके स्नातक वेतन क्रम की बात करें तो एक सांख्यिकीकार, एक कार्य अनुभव शिक्षक, एक तकनीकी सहायक, ये जो इनके कार्यालय होता है उसके व्यक्ति होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ की तो वो होता है पुस्तकालय अध्यापक, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक 10 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये किसी भी डाइट पर इतने अधिकारियों की जरूरत होती है। अब अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो कार्य सबसे पहले तो मैंने वही बताया, शिक्षकों को सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, ठीक है। यह अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के शिक्षकों के विकास के लिए सतत शिक्षा एवं सामान्य संसाधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। तो देखो प्रौढ़ शिक्षा यानी 18 से 35 वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा, 18 से 35 वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा का अर्थ यानी वे व्यक्ति जो कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उनको 18 से 35 वर्ष के दौरान या 18 वर्ष से ऊपर अगर प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए तो उसे हम कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। तो उसके प्रौढ़ शिक्षा के जो अनुदेशक होते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशक का अर्थ होता है कि जो भी वहां उस शिक्षा का आयोजित करते हैं गांव लेवल पर या प्रौढ़ शिक्षकों के लिए, या फिर जो व्यक्ति उनको प्रेरित करते हैं शिक्षा के लिए प्रौढ़ों को, उनको कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशक। और जो भी उसके सुपरवाइजर होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, उन लोगों को शैक्षिक रूप से प्रशिक्षण देना और उनको सामान्य संसाधन संबंधी सहायता प्रदान करना जिम्मेदारी है डाइट की। अगली बात, यह जिले के अन्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करता है, यानी जितने भर और भी शिक्षण संस्थान हैं प्राथमिक के, डीएलएड के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनका जो हेड होता है, उनका जो मार्गदर्शन करता है या उन पर पूरी जो देखरेख करता है वो भी कौन करता है? डाइट करता है। उसके बाद प्राथमिक निरौपचारिक यानी दूरस्थ शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की व्यवस्था करता है। मैंने पहले भी बताया था, शोध कार्य की व्यवस्था का अर्थ है कि जो एक वर्ड बताया था मैंने महत्वाकांक्षी जिले, और एक वर्ड मैंने बताया था विकसित जिले। तो देखो विकसित जिले यानी जहां शिक्षा का स्तर अच्छा है, महत्वाकांक्षी जिले जहां पर शिक्षा का स्तर खराब है। तो जहां पर शिक्षा का स्तर खराब है वहां पर शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस शोध कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? डाइट की होती है। अगली बात, यह प्रारंभिक विद्यालयों, विद्यालय संकुलों तथा अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन का कार्य करता है। तो देखो अनौपचारिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि समय समय पर जो कैंप लगते हैं गांवों में जागरूकता कार्यक्रम के लिए, शिक्षा अभियान के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो वो अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। विद्यालय संकुल यानी एक निश्चित क्षेत्र में कई विद्यालयों को संगठित करके जो कार्य कराए जाते हैं उसे विद्यालय संकुल कहते हैं। तो ये इन चीजों की मूल्यांकन की जो जिम्मेदारी बनती है वो डाइट की बनती है। अगली बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी
बीएसए, देखो ये बीएसए जो वर्ड है ये हिंदी वाले का इंग्लिश फॉर्म बना दिया है। बीएसए वर्ड इंग्लिश वाला नहीं है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगर इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो होता है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, यानी DBO, ठीक है, DBEO, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, और हिंदी में कहते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं बीएसए। जैसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो होता है उसको हम जैसे PNP कह देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसीलिए बीएसए का अर्थ कुछ और मत निकालना, बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो अब देखो बीएसए की जिम्मेदारियों के बारे में बात करें हम, कौन होता है, तो यह जिला के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। जब यह सभी के लिए शिक्षा परियोजना से संबंधित शैक्षिक योजनाओं के कार्यों का प्रबंधन करते हैं तो विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी व राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कहलाता है। अब एक लाइन की बात में अगर मैं इसको कहूं तो जिले पर शिक्षा की जो भी प्रबंधन है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको राज्य और केंद्र के नियमों और नीतियों के आधार पर निर्वहन करने, दायित्वों को पूरा करने और उनको सही तरीके से संचालित करने की जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की। क्लियर? अब इसके अगर हम कार्यों की बात करें और कर्तव्यों की, तो इससे नीचे के जितने भर पुरुष कर्मचारी होते हैं सबकी छुट्टी यही स्वीकृत करते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखना, केवल पुरुष कर्मचारियों की, मैं इसको ब्लैक से मार्क करता हूं, केवल पुरुष कर्मचारियों की छुट्टी को यही स्वीकृत करते हैं, महिला कर्मचारियों की छुट्टी इनके हाथ में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि महिला कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर कई बार बहुत सारे सवाल उठते हैं, शोषण के या ब्लैकमेलिंग के, या फिर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, तो उन सब से दूर करने के लिए बीएसए से ये अधिकार छीन लिए गए हैं कि केवल आप पुरुष कर्मचारियों को ही छुट्टी प्रदान कर सकते हो, महिला कर्मचारियों की छुट्टी का अधिकार इनसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगली बात, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्तियों करना, उनके विरुद्ध प्रशासनात्मक कार्यवाही करना, यानी जो भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियों का इनको ही अधिकार है और उन पर जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। अगली बात, सभी प्रकार के प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल तथा नॉर्मल स्कूलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना। प्रशासनिक नियंत्रण यानी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाना, शिक्षक सही योग्यता के हैं या नहीं, शिक्षक सही पदों, जितने पद सृजित हैं उतने पदों पर शिक्षक हैं या नहीं, स्कूल में शौचालय है कि नहीं, रसोई घर है कि नहीं, चार दीवारी है कि नहीं, बिजली पानी पंखा व्यवस्था है या नहीं, इन सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है आपके बीएसए पर। ठीक है, अगली बात, अध्यापक चयन समिति का अध्यक्ष पद संभालना और चयन किए हुए व्यक्तियों को क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करना। जैसे अभी 69,000 भर्ती हुई थी तो जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, जैसे हम काउंसलिंग कह रहे थे, उस काउंसलिंग कमेटी का जो हेड था वो थे बीएसए। तो बीएसए पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे कि पैसे लेके ये गलत वालों को भी अलाउ कर रहे हैं या फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो कहने का मतलब वो सब अलग बात है। जो भी जिले पर नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें ये कौन होते हैं, हेड होते हैं डॉक्यूमेंट जांच करने वाले के। और जो भी स्कूल मिलते हैं उन स्कूलों को नियुक्ति अधिकारी के रूप में इनका ही उसमें हस्तक्षेप होता है। क्लियर? अगली बात, सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल पुरुष के नियुक्ति अधिकारी के रूप में जांच करना। ठीक है, यानी जितने भर पुरुष अध्यापक हैं उनके नियुक्ति अधिकारी के रूप में जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बीएसए की। यहां पर भी महिलाओं के मैटर में इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अगली बात, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था करना तथा पीएफ अग्रिम स्वीकृत करना। यानी जिले पर जितने भर टीचर्स इनके अंतर्गत आते हैं, जितने भर नॉन एकेडमिक इनके अंदर आते हैं कर्मचारी, सबके वेतन की व्यवस्था करना, वेतन वितरण की व्यवस्था करना। यानी सरकार से फंड आता है और उस आधार पर क्या होता है अभी बताता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वेतन वितरण की व्यवस्था होती है वे जिम्मेदारी होती है बीएसए की। ये थे आपके बीएसए के कार्य।
अब सुपर टेट का ये जो मैटर था विद्यालय प्रबंधन वाला, ये लगभग समाप्त हुआ। एक टॉपिक रह रहा है रजिस्टर वाला, तो वो किसी दिन करा दूंगा। कल से नया टॉपिक चलेगा। अभी प्रश्न आया है रचना का, संकुल अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो संकुल में क्या होता है, तुमने एक वर्ड सुना होगा संकुल प्रभारी। संकुल प्रभारी एक वर्ड सुना होगा रचना। तो संकुल प्रभारी का अर्थ क्या होता है कि एक कोई न्याय पंचायत है और उस न्याय पंचायत में मान के चलो 20 स्कूल हैं, तो 20 स्कूल में से 5-5 के एक संकुल बना दिए जाते हैं। 5 की व्यवस्था एक संकुल प्रभारी देखेगा, 5 की व्यवस्था एक संकुल प्रभारी देखेगा, 5 की व्यवस्था एक देखेगा, और ये सभी संकुल प्रभारी फिर इनका जो ऊपर एवीए से होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। क्या होता है, काम बांट दिया जाता है। सभी जो हेडमास्टर होंगे वो संकुल प्रभारी को सूचनाएं देंगे, जानकारियां देंगे। संकुल प्रभारी जो होगा वो फिर एवीएसए को जानकारी देगा। तो संकुल का अर्थ होता है छोटे छोटे ग्रुप्स स्कूलों के बना के उनके ऊपर एक व्यक्ति नियुक्त कर देना। क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये मैटर लगभग निपट गया है। आगे भगवान ने चाहा तो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, दर्शन, फिलॉसफी। क्लियर? आज के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं। धन्यवाद।